Hello guys, my name is RS Ahmed and welcome to my channel Doctor of Medicine. आज हम लोग फार्माकोग्नोसी स्टार्ट कर रहे हैं जो कि फार्मेसी की एक अहम ब्रांच है। फार्माकोग्नोसी आज हम दो देखते हैं कि फार्माकोग्नोसी क्या चीज़ है। अक्सर लोग इसके नाम से ही डर जाते हैं कि फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है फार्माकॉन और दूसरा है फार्माकॉन और दूसरा है ग्नोसिस। फार्माकॉन मीन ड्रग्स एंड नॉलेज मीन स्टडी। हम बेसिकली इसमें ड्रग्स की नॉलेज के बारे में स्टडी करेंगे कि ड्रग्स के कहाँ से ऑब्टेन है और कहाँ से आते हैं। इसमें और फार्माकोलॉजी में डिफरेंस क्या है वो भी हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। और ये भी बेसिकली फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री ये दो वर्ड्स हैं। एंड फाइटोकेमिस्ट्री अगर हम इसकी वर्ड्स को देखें फार्माकोग्नोसी प्लस फाइटोकेमिस्ट्री इसकी पूरी और फाइटोकेमिस्ट्री और फाइटोकेमिस्ट्री से यह जाहिर हो जाता है कि फाइटो मीन्स प्लांट एंड केमिस्ट्री मीन केमिकल्स। हम उन केमिकल के बारे में स्टडी करेंगे जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। तो फार्माकोग्नोसी में हम ज्यादातर उन प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे जो हम उन प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे जिससे ड्रग्स बनते हैं। फार्माकोग्नोसी की डिफिनीशन से पहले हम फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी के फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन था। ये एक साइंटिस्ट था 1815 में एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम फार्माकोग्नोसी का वर्ड इनलेक्टिका फार्माकोग्नोसी का एक बुक से इसने पहली दफा इस नाम को लिखा था और इस वजह से इसको नाम दिया गया फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। और उसके बाद लोग इसको एक अलग सब्जेक्ट समझने लगे जिसको नाम दे दिया गया फार्माकोग्नोसी। और फार्माकोग्नोसी की डिफिनीशन अगर हम देखें द स्टडी ऑफ क्राउड ड्रग्स। अब क्राउड ड्रग्स क्या है, हम क्राउड ड्रग्स के पहले क्राउड ड्रग्स को देखते हैं। अ सब्सटेंस दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, वो सब्सटेंस जो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं, मसलन प्लांट एनिमल और मिनरल्स। प्लांट एनिमल और मिनरल्स ये हमारे पास नेचुरल सोर्सेज में आते हैं। यूज इन इट रॉ और अनफ्रीज्ड, मतलब ये हमारे पास एक ओपियम का एक प्लांट है जिसमें मार्फिन इज एक्टिव इंग्रेडिएंट है। एक्टिव इंग्रेडिएंट में ये इसमें एक्टिव है जो कि हाई पेनकिलर है, हाई पेनकिलर और ज्यादातर लोग इसे सेडेटिव भी यूज करते हैं। ये हाई एनाल्जेसिक पेनकिलर है ये प्लांट। और इसके साथ एक और प्लांट है तुलसी, जिसको हम तुलसी प्लांट कहते हैं। तुलसी प्लांट ये ज्यादातर लोग चाय बनाने के लिए भी यूज करते हैं। ये प्लांट जब अब ये रॉ मटेरियल रॉ और अनप्रोसेस्ड इसका क्या मतलब है। ये तुलसी प्लांट इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है। जब हम इस प्लांट को बिना इसमें कुछ केमिकल ऐड किए बगैर हम इसकी कुछ पत्तियों को खा लेते हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ तुलसी प्लांट का जिससे आप समझ जाएंगे कि ये पिक्चर है इसकी, आप देख सकते हैं। तो ये प्लांट है, ये इसके पत्ते हैं। जब कोई बंदा बना इसमें कोई एडिशन किए बगैर इस पत्तों को खा लेता है तो इसका काम, इसमें कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कफ ट्रीटमेंट एंड कोल्ड के लिए यूज होते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी यूज होते हैं। और ये जब आपने इसको इस्तेमाल कर लिया, इसमें कोई केमिकल एडिशन किए बगैर आपने इसको इस्तेमाल किया तो ये कफ ट्रीटमेंट में एंड कोल्ड में हेल्प करता है। ये कफ ट्रीटमेंट मीन्स कफ की जो सिम्टम है उसे खत्म कर देता है। ये रॉ मटेरियल यूज हुआ। और अनप्रोसेस्ड, अब अगर आप इस तुलसी पत्तों को इकट्ठा करें और उसको पीसे, जिस तरह हकीम लोग करते हैं कि मुख्तलिफ प्लांट को इकट्ठा करके उसको पीस लेते हैं और उसको यूज करते हैं, कुछ केमिकल इंग्रेडिएंट, कुछ केमिकल यूज करने के बिना
के बगैर इसे यूज कर लेते हैं, और ये ज्यादातर फेवर पाम में होते हैं और उसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते, लेकिन काम जरा जरा आहिस्ता आहिस्ता करता है। और एक ओपियम प्लांट है जिसमें हाई मार्फिन यूज होती है। हाई मार्फिन इज एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और ये मार्फिन ज्यादातर फौजी लोग यूज करते हैं। ये हाई एनाल्जेसिक्स है। ये ज्यादातर फौजी लोग यूज करते हैं जब से जख्मी हो जाते हैं, तो इसके पास इंजेक्शन होते हैं, वो इस मार्फिन के इंजेक्शन को लगा लेते हैं ताकि वो आगे लड़ सके, और ये इस मार्फिन इंजेक्शन को लगा लेते हैं और लड़ने के लिए चले जाते हैं। ये हाई एनाल्जेसिक्स है। तो ये एक नेचुरल सोर्स है। नेचुरल सोर्स मीन इसमें कुछ केमिकल एडिशन करने के अलावा ही, करने के बगैर ही ये लोग यूज कर लेते हैं। इसमें कुछ केमिकल की एडिशन नहीं होती, बस डायरेक्टली यूज कर लेते हैं और एज अ ट्रीटमेंट, और ये एज बेस्ट वर्क करता है। और इसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट, तो ये तो दी क्राउड ड्रग्स की डिफिनेशन। Pharmacognosy is the study of crowd drug and natural product, focusing on their origin, identification, composition, and therapeutic properties. हम बेसिकली फार्माकोग्नोसी में क्राउड ड्रग्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट इन चीजों पर फोकस करेंगे, एंड देयर ओरिजिन आइडेंटिफिकेशन, देयर ओरिजिन ये कहाँ से बने हैं और कहाँ से आए हैं, हम इसकी ओरिजिन की तरफ देखेंगे और इसकी थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज को देखेंगे। थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज मींस ये किन सिम्टम्स में हेल्प करते हैं, किन सिम्टम को मिटा देते हैं, कौन सी बीमारी में यूज होते हैं, विद एम्फेसाइज ऑन देयर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, एंड हम इनकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन को देखेंगे और इसको यूज कर लेंगे। उस क्राउड ड्रग्स तो हो गया सब्सटेंस दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, वो सब्सटेंस जो हम नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन कर लेते हैं, मतलब उसको डायरेक्टली यूज कर ले कुछ फ्रॉम देयर मेडिकल पर्पस के लिए, और कुछ केमिकल यूज करने के अलावा हम यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, और ये हमें अच्छा रिजल्ट देता है, और ये फेवर फॉर्म में होता है। हाँ, एक्शन थोड़ा स्लो देता है, स्लो एक्शन शो करता है, लेकिन फेवर फॉर्म में होता है और उसके साइड इफेक्ट भी कम होते हैं। तो अब हम इसके बाद हम इसकी हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में जानेंगे कि फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री क्या है। तो चलिए शुरू कर दें। तो इसके बाद हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी की बात आती है कि हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी रिप्रेजेंट द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एंड मेडिसिन। फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री हमारे पास रिप्रेजेंट करती है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एंड मेडिसिन। बेसिकली फार्मेसी एंड मेडिसिन का कांसेप्ट ही फार्माकोग्नोसी से ही आया है, बिकॉज इट्स ओरिजिन इन देयर मेडिकल एक्टिविटी। ये मेडिकल के लिहाज से फार्माकोग्नोसी का अहम रोल है। बेसिकली हर मेडिसिन फार्माकोग्नोसी की हेल्प से ही बनाई जाती है, मतलब ओरिजिन उसका प्लांट, एनिमल, ये मिनरल ये ही होता है ज्यादातर, बस उसमें कुछ केमिकल चेंजेस किया जाता है जिसकी वजह से वो सिंथेटिक मेडिसिन बन जाता है। बेसिकली वो यही क्राउड ड्रग है। तो हिस्ट्री को अगर हम देखें, जो प्रिमिटिव लोग थे, जो पहले जमाने के लोग थे, तो वो काने प्रिमिटिव थे। वो पुराने जमाने में वो काने जिनको भूख लग जाती थी, तो वो काने की तलाश में बाहर निकल जाते थे। तो फिर वो जिनको कोई भी चीज मिल जाता था तो वो काना स्टार्ट कर लेते थे। तो वो मुख्तलिफ दरख्तों को, प्लांट्स को काना स्टार्ट कर लेते थे जो छोटे छोटे होते थे। तो उनमें कुछ प्लांट वो खा लेते थे, जिसकी वजह से उसे वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी, और जिन प्लांट खाने से उनको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती तो उसको वो एमेटिक्स प्लांट कहते थे। एमेटिक्स मीन वो प्लांट जिनसे उनको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी, तो वो फिर उसको एमेटिक यूज करते थे, तो वोमिटिंग के लिए उसे यूज करते थे उस प्लांट को। और फिर वो जिन प्लांट का उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगता था, तो फिर वो मुंह से ही उसे फेंक देते थे, और जिन प्लांट खाने से उनको डायरिया हो जाता था, तो फिर उसे वो एज अ पार्गेटिव यूज करते थे।
जब कोई सांप उसे काट लेता था या फिर कोई डॉग उसे काट लेता था तो फिर वो इस प्लांट को यूज करते थे एज ए फार्गेटिव, ताकि उसको डायरिया हो जाए और उसका सारा जरासीम निकल जाए बॉडी से। फिर उसके बाद मॉडर्न एंशियंट एरा आ जाती। एंशियंट एरा में तो 2838 बीसवी 2698 बीसवी में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था शिनोंग। इसको फादर ऑफ चाइनीज मेडिसिन भी कहा जाता है। ये एक चाइनीज मेडिसिन साइंटिस्ट था, फादर ऑफ चाइनीज मेडिसिन था। इसको फादर ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। इसने एक रोड ऑफ ओल्डेस्ट फार्माकोपिया, उसने एक फार्माकोपिया लिखी और इस फार्माकोपिया फिन इज ऑफ, इसमें ये लेटर्स थे। इट कंसिस्ट ऑफ 365 ड्रग्स, इसमें 365 ड्रग्स के बारे में जिक्र था। सच एज सिनामिन बार्क। सिनामिन मींस वो ड्रग्स बेसिकली जो दाल का शुगर इसको कहा जाता है सिनामिन। इसके बारे में इसने लिखा कि इसको हम किन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हिपोक्रेट्स 460 से लेकर 37 बीसवी तक, जिसको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। एंड डिस्क्राइब HF, इसने HF सिस्टम का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की लिटरेचर इसको देखा और उसने इसके लिहाज से 360 मेडिसिन प्लांट से लिए। जिस तरह लेबल हो गया, गार्लिक हो गया, इलाय हो गया, तो ये ह्यूमन एनाटॉमी की फिजियोलॉजी के लिए ठीक है, आप इसको इस काम के लिए यूज कर सकते हैं, इन पर्पस के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है एरिस्टोटल 384 से लेकर 322 बीसवीं तक, जिसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। स्टडी एनिमल किंगडम, इसने एनिमल किंगडम को स्टडी किया और उनको एक किंगडम एक ग्रुप में डाल दिया। इसकी वजह से आसानी हो जाती थी किसी भी एनिमल को पहचानना। और प्लांट को भी उन्होंने किंगडम प्लांटाई के नाम से ग्रुप बना लिया और उस सारे प्लांट को एक ही फैमिली में डाल दिया ताकि उसके पहचानना आसान हो सके। उसके बाद आता है डॉक्टर चंद्रकांत कोकेट, जिसको फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी कहा जाता है। वर्क किया इन फार्माकोग्नोसी में। और उसके बाद आता है C.S. सिल्डर, रेफर्ड एज फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। C.S. सिल्डर जो कि क्रिश्चियन साइंटिस्ट था, जर्मन क्रिश्चियन साइंटिस्ट था, और इसने इनलाट के बुक में फार्माकोग्नोसी का जिक्र किया। इसने पहली दफा फार्माकोग्नोसी का वर्ड लिया था 1815 में, जिसकी वजह से इसका नाम जिसकी वजह से फार्माकोग्नोसी को नाम दिया गया और इसकी वजह से इसे फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी भी कहा जाता है। इसने पहली दफा फार्माकोग्नोसी का वर्ड दिया था C.S. सिल्डर ने यूज अ नेम ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसके बाद आता है गेलन 131 से लेकर 2000 तक, ग्रीक फार्मासिस्ट। ये एक ग्रीक फार्मासिस्ट था। इट वर्क ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ केमिकल, इसने काम किया, ये केमिकल को एक्सट्रैक्ट करने लगा। जिस तरह हमारे पास एक तुलसी का प्लांट, तो ये उस तुलसी से जिसके पास कफ प्लस कोल्ड टी करने की जो एक्टिव इंग्रेडिएंट थी, वो उसने इससे निकालना शुरू किया और उसे इकट्ठा करना शुरू किया और फिर वो इस पर्पस के लिए उसे इस्तेमाल करते थे, जो प्योर फॉर्म में होता था। जो और ड्रग्स हैं, जो और केंद्रीय है, जिस तरह से केतरंतस रोजिया है, जो एफोकाइनेसी की फैमिली से ताल्लुक रखता है। हम इसको फैमिलीज को आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, आपको समझ आएगा कि केतरंतस रोजिया क्या बला है। और रावल्पिया भी है, वो ग्रुप का एक मेंबर है। इस ग्रुप फैमिली का नाम है एफोकाइनेसी, जिसमें केतरंतस रोजिया है प्लस रावल्पिया। इनसे भी एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाल लिए, जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट था आजमेलिन प्लस आजमेलिसिन, जो वो मुकम्मल थ्रोट इन्फेक्शन के लिए यूज किए जाते थे।
और इसमें कुछ रिजर्फिन भी थी। रिजर्फिन इज ए हाइड्रोटेंसिव होती थी, एक्टिव इंग्रेडिएंट थी। इस तरह ओपियम था, ओपियम से ओपियम था ओपियम से उन्होंने मार्फिन को निकालना शुरू कर दिया। मार्फिन को एक जगह लाकर फिर उसे एज एनर्जेसिक यूज करते थे, हाई पेन किलर डोज दिया जाता था। ये पेन किलर उसने ओपियम से सारी मार्फिन को इकट्ठा किया, इस मार्फिन को निकालना एक्सट्रैक्ट कर दिया। किसने? गेलन, जो कि ग्रीक फार्मासिस्ट था, जिसने एक्सट्रैक्शन ऑफ केमिकल पर काम किया, एक वर्क ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ केमिकल, जिसने ये राय दिया कि हम इस प्लांट से एक एक्टिव इंग्रेडिएंट को निकाल सकते हैं। इस तरह उन्होंने ओपियम से मार्फिन को निकाल लिया, जो कि हाई एनर्जेटिक्स प्लस पेनकिलर यूज होता था। ओपियम प्लांट था 1806 में, इनसे मार्फिन जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो निकाले गए, वो उनको एक जगह एक्सट्रैक्ट किया। किसने ये आइडिया दिया था? गेलन ने, जो कि ग्रीक फार्मासिस्ट था। इसने ये आइडिया दिया था कि हम इसको अब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इन एक्टिव इंग्रेडिएंट को एक साथ निकाल सकते हैं, जो कि प्योर फॉर्म में इन हायर एनर्जेटिक मार्फिन, जो कि पेनकिलर यूज होता है। और ये 1806 में ओपियम से निकाला गया। ओपियम एज अ सेडेटिव भी यूज करते हैं जो शराबी लोग होते हैं। उसके बाद में कोलीन को 1828 में निकाला गया, कोकेन को 1885 में, कैफीन को 1820 में निकाला गया। कैफीन तो हमारी चाय में भी होती है, कैफीन जो कि सर दर्द में हेल्प देती है, जो हमें सेडेटिव भी थोड़ा बहुत देती है। और ये कैफीन स्टिंग के एक बोतल में भी होती है। स्टिंग रेड कलर का होता है, आई थिंक आप लोग जानते होंगे स्टिंग के बारे में। जो स्टिंग पेज ही होता है स्टिंग, उनमें भी कैफीन की कंसंट्रेशन, ये कैफीन नुकसानदेह नहीं है, लेकिन स्टिंग बोतल में जो ओर्किन है वो नुकसान है, लेकिन इन स्टिंग में कैफीन की भी कुछ फीसद कुछ कंपाउंड इन कैफीन के भी है। उसके बाद 19 सेंचुरी आती है। 19 सेंचुरी में ये मुकम्मल एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस शुरू हो गई। फिर 19 एंड 20 सेंचुरी में फिर उसके बाद प्लांट की एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ 20 सेंचुरी में 19 एंड 20 सेंचुरी में 20 सेंचुरी में फिर एनिमल से एक्टिव एनिमल से विटामिन विटामिन हो गए, प्रोजेस्टेरोन, ये सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करनी स्टार्ट हो गई। फिर 1928 में फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट था, 1928 फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट था, फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सीडेंटली पेंसिलिन को इसने एक्सीडेंटली एंटीबायोटिक पेंसिलिन को डिस्कवर किया। पेंसिलिन को 1928 में फ्लेमिंग ने एक्सीडेंटली पेंसिलिन को डिस्कवर किया। पेंसिलिन जो कि एज एंटीबायोटिक यूज होती है, पेंसिलिन को फ्लेमिंग ने 1928 में डिस्कवर किया। ये एक डॉक्टर था फ्लेमिंग, ये अपने वोकेशन से जा रहा था, वोकेशन कंप्लीट होने के बाद जा रहा था, तो इसने अपने लैब में जाकर देखा कि इसने जो फ्लेड रखा था, जो इसके जो शीशे थे जो रिसर्च के लिए यूज होते हैं, तो उसने ऑब्जर्व किया कि उसमें एक बैक्टीरिया है जो कि ग्रोथ कर रहा है, और इनके इर्द गिर्द जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इसमें कोई चीज इसने ऑब्जर्व किया जिसकी वजह से उनमें जो प्लेट में जो साइड पर जो बैक्टीरिया है वो किल हो चुके हैं। तो फिर उसने उसको इकट्ठा करना शुरू किया। हालांकि इकट्ठा करने पर वो नाकाम हो गया, लेकिन फिर इसने ये कंसेप्ट दिया जो कि उसमें जो कि वो पेंसिलिन बन गया, जो कि एंटीबायोटिक एज एंटीबायोटिक आजकल यूज होता है, जो 1928 में फ्लेमिंग ने डिस्कवर कर दिया था पेंसिलिन को। तो ये थी मेरी आज की लेक्चर फार्माकोग्नोसी के हवाले से
और मैं बोर्ड पर पहले से इसलिए लिखता हूँ, फिर बाद में डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर वो प्रोसेसिंग ज़्यादा लेती है अपलोड करने में। तो इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं उसके साथ साथ भी लिख सकता हूँ, लेकिन फिर वीडियो अपलोड नहीं होती, मसला होता है। तो इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये थी मेरी आज की लेक्चर प्रमुख। हमने परमोग्नोसी भी स्टार्ट कर ली। अब हम एक इंशाल्लाह माइक्रोबायोलॉजी की भी स्टार्ट करेंगे, और हम इन परमोग्नोसी की एक एक फैमिली को देखेंगे। जिस तरह एपोकाइनेसी है, जिसमें केथरंथस रोजिया इनमें एक आर्जिनिन है जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाला गया है। रावल किया है जो कि एफोकाइनेसी फैमिली से ताल्लुक रखता है। हम इसको भी आगे इंशाल्लाह इन सारी फैमिलियों को हम अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आप मुझे अच्छा फीडबैक देंगे तो मैं भी आपको अच्छा फीडबैक दूंगा। ये मेरे लिए मोटिवेशन की बात होगी, और आप इंशाल्लाह आप मुझे फुल सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।